चलेगा। तो आप हेडिंग डालेंगे चैप्टर है ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग देखिएगा। पहले आराम से मेरी बात को सुनना, फिर हम उसको लिख लेंगे चाहे। देखिए ब्रांच अकाउंटिंग, देखो क्या होता है, ये एक पर्सन है मिस्टर एक्स। लिखना मत, आराम से केवल चाहे समझ लो इस पॉइंट को। तो देखिएगा, ये जो पर्सन है मिस्टर एक्स, ये एट प्रेजेंट जयपुर में काम कर रहे हैं। इनका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो जयपुर है। ये जयपुर में अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। अब देखिए जयपुर में ये बिजनेस रन करते करते इनके दिमाग में एक आइडिया आया, यार क्यों ना मेरे बिजनेस को मैं एक्सपेंड करूं। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, क्यों ना मैं अपने बिजनेस को क्या करूं, एक्सपेंड करूं। और अब ये सोच रहे हैं यार मैं जयपुर क्यों, मैं दिल्ली के मार्केट को भी कवर कर लेता हूं। यानी मैं अपने जो बिजनेस को एक्सपेंड करके या एक्सटेंड करके दिल्ली के मार्केट तक जाना चाहता हूं। नाउ अब मिस्टर ये सोच रहे हैं कि यार मैं दिल्ली के मार्केट में अपने बिजनेस को अगर सेट करना चाहता हूं तो उसके लिए क्या करूं मैं। तो बेसिकली मिस्टर एक्स के पास अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने या एक्सपेंड करने के दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। ऑप्शन वन, वो क्या करे कि दिल्ली में एक पर्सन ढूंढेगा और इस पर्सन को क्या बोलेगा कि भैया देख, मैं तुझे अपना माल भेजूंगा, तू उस माल को मेरे बिहाफ पर आगे बेचना। मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मार्केट मिलेगा, तो मैं तुझे अपना एज एन एजेंट अपॉइंट कर रहा हूं। मैं तुझे माल भेजूंगा, तू उस माल को क्या कर देना, आगे क्या कर देना, बेच देना। तो मिस्टर एक्स और मिस्टर पी के बीच में ये जो एक एग्रीमेंट बना, इसको आप पढ़ते हैं कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के रूप में। मिस्टर एक्स ने अपना माल मिस्टर पी जो कि दिल्ली के थे उनको भेज दिया। फिर मिस्टर पी जो हैं वो मिस्टर एक्स के बिहाफ पर वो क्या करेंगे, इस माल को आगे सेल करेंगे और इस माल को बेचने के बदले में जो मिस्टर पी हैं वो अपना कमीशन ले लेंगे। तो मिस्टर एक्स और पी के बीच में ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इसको हम पढ़ते हैं किस नाम से, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के नाम से। ये जो ऑप्शन वन है ये क्या कहलाती है, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, हम ये भी पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस का एक डिफरेंट चैप्टर है।
इस ऑप्शन पर भी हम बात करेंगे, बट अभी मैं जो आपके साथ चर्चा कर रहा हूं वो है ऑप्शन नंबर 2। मिस्टर एक्स सोच रहे हैं यार इसको एजेंट अपॉइंट करूंगा लेकिन बहुत छोटे लेवल पर, ये तो बहुत थोड़ा माल बेच पाएगा। इसकी जगह यार क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं यहां पर अपना एक सेपरेट सेगमेंट ऑफ बिजनेस ही स्टार्ट कर दूं। मैं खुद अपना एक ऑफिस यहां पर खोल दूं, एक ब्रांच ऑफिस खोल देता हूं, एक क्या कर देता हूं, ब्रांच ऑफिस ओपन कर देता हूं। यानी मैं अपने बिजनेस का एक सेपरेट सेगमेंट यहां पर चालू कर देता हूं ताकि मैं बड़े से बड़े एरिया को क्या कर पाऊं, कवर कर पाऊं। मैंने अपने बिजनेस को यहां तो सेट कर ही रखा है, और अब मैंने साथ ही साथ दिल्ली में क्या कर दिया, अपना एक ऑफिस डाल दिया। कोई एजेंट अपॉइंट नहीं किया, मैंने अपने बिजनेस को बढ़ाने के ऑब्जेक्ट से वहां पर अपना एक डिवीजन बना दिया, एक ऑफिस डाल दिया जिसको हम बोल रहे हैं बेसिकली ब्रांच ऑफिस। डिफरेंट सिटी में डाल सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में हम डाल सकते हैं। तो मैंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन की तरफ सोचा। क्या मैं ऑप्शन 1 पर जाऊं और एक पर्सन को अपने यहां पर एज अ एजेंट अपॉइंट करूं ताकि वो मेरे बिहाफ पर इस नए मार्केट में मेरा माल बेचे। इस अकाउंटिंग को अपन पढ़ेंगे ब्रांच अकाउंटिंग के रूप, सॉरी, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के रूप में, जो हमारा एक सेपरेट चैप्टर होगा। जब एक्स अपने बिजनेस को बढ़ाने के पर्पज से कोई एजेंट अपॉइंट न करके अपना ही एक नया डिवीजन या सेगमेंट स्टार्ट कर ले, एक ब्रांच ऑफिस खोल दे जिसके द्वारा वो अपने बिजनेस को बढ़ाता है, तो इस अकाउंटिंग को हम क्या बोलेंगे, ब्रांच अकाउंटिंग बोलेंगे। ये अकाउंटिंग क्या कहलाएगी, ये लीजिए। तो बेसिकली मिस्टर एक्स के पास जो दो ऑप्शन थे वो हमारे दो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर या डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। हम इस टॉपिक में यहां जो हम कवर करने वाले हैं दैट विल बी ओनली ब्रांच अकाउंटिंग। यानी अगर मिस्टर एक्स अपने बिजनेस को ओपन सॉरी अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए एक नया सेगमेंट डाल देते हैं या एक नया सेपरेट ऑफिस इन डिफरेंट सिटी या इन सेम सिटी या इन सेम कंट्री या डिफरेंट कंट्री डाल देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांच ऑफिस खोलना। और जयपुर में वो जो अपना बिजनेस कर रहे हैं ये ऑटोमेटिकली हेड ऑफिस के नाम से कन्वर्ट हो गया, ये बन गया हेड ऑफिस, मेन प्लेस ऑफ बिजनेस, और ये बन गया आपके पास आपका ब्रांच ऑफिस। बोलिए, तो क्या मेरी बात समझ आई, व्हाट इज बेसिकली ब्रांच। तो ब्रांच एक सेपरेट सेगमेंट ऑफ बिजनेस है। तो लिखिए इस बात को अपन इंट्रोडक्शन में लिख लेते हैं, लिखो, a branch is a separate segment of a business. Full stop. A branch is a separate segment of a business. फुल स्टॉप लगा के लिखें, in order to increase in order to increase
the sales business houses are required to market their products. Business houses are required to market their products. ठीक है, अगर आप अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए कई सारे बिजनेस हाउसेस चाहिए होंगे. These business houses oblique divisions may be located in different part of the same city. These business houses या divisions may be located in different part of same city or in different cities of the same country or different countries in the world. ठीक है, ये जो बिजनेस हाउसेस हैं, ये बिजनेस हाउसेस एक ही सिटी में डिफरेंट लोकेशन पर हो सकते हैं या फिर कंट्री की डिफरेंट सिटीज में हो सकते हैं या फिर ये बिजनेस हाउसेस या डिविजन्स डिफरेंट कंट्रीज में भी हो सकते हैं. ठीक है, इन्हीं को ब्रांच ऑफिस बोला जाता है. लिखो, these business houses are known as branch office. ये लीजिए, ये तो मैंने आपको इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया कि बेसिकली ब्रांच है क्या. ठीक है, आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आपको डिफरेंट मार्केट को कैप्चर करना पड़ेगा
और जब आपको डिफरेंट डिफरेंट मार्केट को कैप्चर करना है तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस हाउसेस या डिविजन्स होने चाहिए। ये बिजनेस हाउसेस या डिविजन्स आपके पास एक ही सिटी में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर हो सकते हैं, या फिर आपके पास अलग अलग सिटीज में हो सकते हैं, या फिर आपके पास इन डिफरेंट कंट्रीज में भी हो सकते हैं। ठीक है, और इन्हीं बिजनेस हाउसेस को या डिविजन्स को हम ब्रांच ऑफिस बोलते हैं। नाउ अब समझिएगा, अब आपने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ब्रांच ऑफिस ओपन कर दिया। अब क्या करें भाई? अब देखिए, ब्रांच में जब वर्क होगा तो वहां पर खर्चे हो रहे हैं, वहां पर रेवेन्यू जनरेट हो रही है। तो अब मुझे एक और समस्या का सामना करना है कि भैया मुझे ये पता लग पाए कि भैया उस ब्रांच में मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। समझ रहे हो? मुझे उसकी परफॉर्मेंस पता लगनी चाहिए, उसकी प्रोग्रेस पता लगनी चाहिए, मुझे उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पता लगनी चाहिए। उसी के लिए हम बनाते हैं ब्रांच अकाउंटिंग। यानी अगर अब मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग, समझिएगा थोड़ा सा। अकाउंटिंग का मतलब तो हमें पता ही है, टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स। अब हम बात कर रहे हैं कि भैया इस ब्रांच अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट क्या है। तो जो ब्रांच अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट है वो क्या है? फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्ट्स, या फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्ट ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग। ए, टू नो प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच ब्रांच सेपरेटली। देखिएगा, अब अगर हमने कई बिजनेस हाउसेस खुले हैं, कई ब्रांचेस ओपन करी हैं, तो उसकी अकाउंटिंग रखना बहुत जरूरी है। और अकाउंटिंग क्यों रखनी है? क्या जानने के लिए अकाउंटिंग रखनी है? कि भैया हमने जितनी भी ब्रांचेस ओपन की हुई हैं उन ब्रांच के सेपरेट सेपरेट हमें क्या पता लग जाए? प्रॉफिट और लॉस पता लग जाए। बी, टू ascertain the financial position of each branch on a particular date, or C, to evaluate progress and performance of each branch।
परफॉर्मेंस ऑफ ईच ब्रांच। ये लीजिए, तो यह मैंने आपके पास बता दिया कि ब्रांच अकाउंट को रखने के यानी अकाउंटिंग करने का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों हमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच की डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग मेंटेन करनी है। तो बेसिकली देयर आर 3 बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ द ब्रांच अकाउंटिंग। पहला, हर ब्रांच का सेपरेट प्रॉफिट और लॉस जानना। दूसरा, हर ब्रांच की सेपरेट फाइनेंशियल पोजीशन को जानना। और तीसरा, हर ब्रांच की प्रोग्रेस और उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना। इन पर्पसेस से हम क्या करते हैं, ब्रांच अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। लिखें पॉइंट नंबर 3, टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। तीसरा जो पॉइंट हमारे पास है दैट इज टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। एक होती हैं इनलैंड ब्रांचेस, या इसी का दूसरा नाम है होम ब्रांचेस। इनलैंड ब्रांचेस या फिर होम ब्रांचेस। और दूसरी हो गई हमारे पास फॉरेन ब्रांचेस। फॉरेन ब्रांचेस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ब्रांचेस में हमारे पास ब्रांचेस दो तरह की होंगी, होम ब्रांच या इनलैंड ब्रांच, और दूसरी हमारे पास होगी आपके पास फॉरेन ब्रांच। नाउ इनलैंड या होम ब्रांचेस क्या होती हैं, तो लिखेंगे when a branch is opened in the same country, in the same country where the head office is registered. Head office is registered. When a branch is opened in the same country where the head office is registered, it is called inland branch. It is called है बिल्कुल। इनलैंड या होम ब्रांचेस का मतलब हो गया जिस कंट्री में आपका हेड ऑफिस रजिस्टर्ड है, अगर उसी
कंट्री में आप कहीं पर भी अपना कोई भी ऑफिस या कोई भी ब्रांच अगर आप ओपन करते हो तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं इनलैंड ब्रांच। when a branch is open in another country, in another country where the head office is registered, it is called foreign branch. It is called foreign branch. नीचे दो बातें मैंने आपको बताई। ब्रांचेस दो तरह की हैं आपके पास, एक है इनलैंड या होम ब्रांचेस और एक है आपके पास फॉरेन ब्रांचेस। जब ब्रांच उसी कंट्री में खोली जाए जिस कंट्री में आपका हेड ऑफिस रजिस्टर्ड है, जैसे हमारा हेड ऑफिस इंडिया में रजिस्टर्ड है, अब हम इंडिया में कहीं पर भी किसी भी सिटी में ब्रांच खोलें तो वो सारी ब्रांचेस कहलाएंगी होम ब्रांचेस या इनलैंड ब्रांचेस। और जब जिस कंट्री में हमारा हेड ऑफिस है रजिस्टर्ड है, उस कंट्री के अलावा किसी कंट्री में जाकर अगर हम क्या करते हैं, ब्रांच ओपन करते हैं, तो उन ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, उन ब्रांचेस को हम बोलेंगे फॉरेन ब्रांच। देखिएगा, अब हमारी जो इनलैंड ब्रांचेस हैं इनको सब कैटेगराइज किया गया। एक बनेगी डिपेंडेंट ब्रांच और एक बनेगी इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच, आइए समझिएगा, ठीक है। तो एक तो बनी डिपेंडेंट और एक बनी इंडिपेंडेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब, दिमाग तो क्या बोलता है कि भैया डिपेंडेंट का मतलब है जो किस पर डिपेंडेंट है, हेड ऑफिस पर, और इंडिपेंडेंट का मतलब हेड ऑफिस पर डिपेंडेंट नहीं है। बट किस सेंस में, तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, यहां पर ये जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है ये अकाउंटिंग पर्पस से बनाया गया है। ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है डिपेंडेंट ब्रांच का और इंडिपेंडेंट ब्रांच का, वो केवल और केवल अकाउंटिंग पर्पस से है। व्हाट डज इट मीन, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो ब्रांच अकाउंटिंग के लिए पूरी तरह से हेड ऑफिस पर डिपेंडेंट है, यानी जो ब्रांच अपने यहां पर किसी प्रकार की बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेगी, उसकी अकाउंटिंग हेड ऑफिस करेगा, उन्हें बोला जाएगा डिपेंडेंट ब्रांचेस।
ये जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हैं, ये अकाउंटिंग पर्पस से हम बात कर रहे हैं और किसी पर्पस से नहीं। अकाउंटिंग करने के पर्पस से वो ब्रांच या तो डिपेंडेंट ब्रांच होगी या अकाउंटिंग के पर्पस से वो इंडिपेंडेंट ब्रांच होगी। तो क्या कहती है मेथड की अकाउंटिंग, कि जब कोई भी ब्रांच पूरी तरह से अपनी अकाउंटिंग के लिए एचओ पर निर्भर है, यानी अपने कोई सेपरेट क्या नहीं बनाती है, अपने कोई सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाती है, तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं डिपेंडेंट ब्रांच। और इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब हो गया जो अपनी सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती है, यानी ये ब्रांच जो इंडिपेंडेंट है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए डिपेंडेंट नहीं है। तो पहले तो अपने दिमाग में ये बात क्लियर रख लेना, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट केवल अकाउंटिंग पर्पस से है। जब हम ब्रांच की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब क्या है और इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब क्या है। यानी अगर मैं डिपेंडेंट ब्रांच के लिए लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, लिखो वो ब्रांचेस वो ब्रांचेस जो पूरी तरह से अकाउंटिंग के लिए हेड ऑफिस पर डिपेंडेंट है। दैट इज अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं बनाती। ये लीजिए, उन ब्रांचेस को हम डिपेंडेंट ब्रांचेस बोलते हैं। वो ब्रांचेस जो पूरी तरह से अकाउंटिंग के लिए एचओ पर डिपेंडेंट है, दैट मींस अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं बनाती है, उन ब्रांचेस को हम बोलते हैं डिपेंडेंट ब्रांचेस। ऐसा क्यों होता है? देखो क्या होता है, मैंने ये तो तय कर लिया कि मैं ब्रांच खोलूंगा, बट यार ब्रांच बहुत छोटी सी है, मैं कोई एक या दो प्रोडक्ट में डील करता हूं और उसके लिए मैंने एक छोटा सा ऑफिस डाल लिया। अब जितना मैं जितनी ब्रांचेस ओपन करूंगा, अगर मैं उनकी सेपरेट सेपरेट उनके लेवल पर अकाउंटिंग करवाऊंगा तो जानते हो मेरे अकाउंटिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। मुझे एक अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, वहां पर एक कंप्यूटर लगाना पड़ेगा, जानते हो प्रॉपर सिस्टम मेंटेन करना पड़ेगा अकाउंटिंग के लिए। लेकिन वो ब्रांच उतनी बड़ी नहीं है। अब जब ब्रांच उतनी ज्यादा बड़ी ही नहीं है तो यार क्यों मैं वहां पर अकाउंटिंग मेंटेन करवाऊं। तो मैं ये सोच रहा हूं कि मैंने ब्रांच तो ओपन कर दिया, बट उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैं हेड ऑफिस से ही मेंटेन कर लूंगा। मैं वहां पर किसी भी तरह की कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन नहीं करूंगा। तो उन ब्रांचेस को हम बोलते हैं डिपेंडेंट ब्रांचेस। ब्रांच अपना काम कर रही है, खर्चे भी कर रही है, बट अकाउंटिंग नहीं कर रही है। अकाउंटिंग हेड ऑफिस करेगा, उसके सारे खर्चों की अकाउंटिंग कौन कर रहा है? हेड ऑफिस कर रहा है। हेड ऑफिस ही अपने यहां पर अकाउंट्स मेंटेन करेगा, तो उस ब्रांच को हम क्या बोल देंगे? डिपेंडेंट ब्रांच बोल देंगे। तो मेरे हिसाब से अब इंडिपेंडेंट का मीनिंग आपको समझ आ गया। वो ब्रांचेस जो अपनी
खुद की अकाउंटिंग, वो ब्रांचेस जो अपनी खुद की अकाउंटिंग खुद करती है। तो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस का मतलब हो गया कि वो ब्रांचेस जो अपनी खुद की अकाउंटिंग खुद करेगी, सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पर काम कर रही है, ये कई 50, 100, 200 प्रोडक्ट में डील कर रही है ये ब्रांच। तो अब इतने सारे प्रोडक्ट्स में अगर आप डील कर रहे हो तो एचओ मेंटेन नहीं करता है। एचओ ने ब्रांच के यहां पर ही एक पूरा अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप कर दिया, सारी ब्रांच की अकाउंटिंग प्रॉपरली ब्रांच में की जा रही है। तो इन ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट ब्रांचेस बोलेंगे। तो बताइए, क्या मेरी बात बिल्कुल क्लियर है यहां तक की? टाइप्स ऑफ ब्रांचेस में इनलैंड ब्रांचेस, फिर इनलैंड ब्रांचेस में भी दो तरह हो गए हमारे पास, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। ये बात बिल्कुल ध्यान से दिमाग में सेट कर लेना कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, कि अकाउंटिंग पर्पस से ये दो अलग अलग वैरायटी बनाई गई हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब जो अपनी अकाउंटिंग के लिए एचओ पर निर्भर हैं, उन्हें हम बोलेंगे डिपेंडेंट ब्रांचेस। और जो अपनी अकाउंटिंग खुद करेंगी, एचओ की तरफ नहीं देखेंगी अकाउंटिंग के लिए, गिड़गिड़ाएंगी नहीं एचओ के सामने कि प्लीज मेरी अकाउंटिंग करो, प्लीज मेरी अकाउंटिंग करो, मैं खुद एबल हूं अपनी अकाउंटिंग करने के, तो उन ब्रांचेस को मैं बोलूंगा इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। अब हमें दो चीजों की अकाउंटिंग सीखनी है कि भैया अगर हमारी ब्रांच डिपेंडेंट ब्रांच है तो हेड ऑफिस किन किन मेथड्स के द्वारा इन डिपेंडेंट ब्रांचेस के प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करेगा, किस तरह से इसकी अकाउंटिंग मेंटेन की जाएगी। और अगर मेरी ब्रांच इंडिपेंडेंट ब्रांच है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। कई सारे मेथड्स हैं डिपेंडेंट ब्रांच के, इंडिपेंडेंट ब्रांच की एक सेपरेट अकाउंटिंग है, बट डिपेंडेंट ब्रांच में बेसिकली हमारे पास अकाउंटिंग करने के 4 मेथड्स हैं। जब हम डिपेंडेंट ब्रांच की बात करते हैं तो अकाउंटिंग करने के 4 मेथड हैं। मेथड नंबर 1 मैं नाम बता देता हूं, लिख पाऊंगा मैं आपको आज बाद में। तो नाम है पहला डेटर्स मेथड, दूसरा है स्टॉक एंड डेटर मेथड, तीसरा है फाइनल अकाउंट्स मेथड, और चौथा है होलसेल प्राइस मेथड। डिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग 4 में से किसी एक तरीके से की जा सकती है। देयर आर 4 मेथड्स टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ डिपेंडेंट ब्रांचेस। उन चारों मेथड में मेथड नंबर 1 डेटर्स मेथड, मेथड नंबर 2 स्टॉक एंड डेटर मेथड, मेथड नंबर 3 फाइनल अकाउंट्स मेथड, और मेथड नंबर 4 होलसेल प्राइस मेथड। तो हमें चारों मेथड से क्या सीखनी है? अकाउंटिंग सीखनी है। तो देखिएगा, दो तरह की हमारी ब्रांचेस हैं, इनलैंड या होम ब्रांचेस और फॉरेन ब्रांचेस। होम और इनलैंड ब्रांचेस में फिर हमने 2 कैटेगरी बनाई, एक डिपेंडेंट ब्रांच और एक हमारी बनी इंडिपेंडेंट ब्रांच। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो कैटेगरी बनाई गई है ये अकाउंटिंग पर्पस के लिए बनाई गई है। यानी डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब ऐसी ब्रांचेस से है जो कि अकाउंटिंग करने के लिए एचओ पर निर्भर करती हैं। यानी डिपेंडेंट ब्रांचेस वो ब्रांचेस हैं जो अपनी खुद के यहां पर कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेगी। इनकी सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसके पास मेंटेन की जाएंगी? हेड ऑफिस के पास मेंटेन की जाएंगी। जबकि जो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस हैं वो अपनी खुद की अकाउंटिंग खुद के पास मेंटेन करेंगी। यानी
ये अकाउंटिंग पर्पस से इंडिपेंडेंट है, ये अकाउंटिंग पर्पस से डिपेंडेंट है। अब अगर कोई ब्रांच डिपेंडेंट ब्रांच है तो उसके प्रॉफिट और लॉस को कौन फाइंड आउट कर रहा है? हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस डिपेंडेंट ब्रांच के प्रॉफिट लॉस को फाइंड आउट करने के लिए कई अलग अलग मेथड से अकाउंटिंग करता है। तो यहां पर लिखेंगे आप, ये हमारा कौन से पॉइंट हो गया? थर्ड पॉइंट चल रहा था, टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। फोर्थ बना लें चाहे तो आप, लिखें पॉइंट नंबर 4। Head office will maintain branch books. Head office यानी HO will maintain branch books to find out profit oblique loss earned by branch. HO will maintain branch books to find out the profit or loss by dependent branch. By earned by dependent branch. There are 4 different methods there are 4 different methods to there are 4 different methods to calculate profit oblique loss of branch. मेथड 1 जिसे हम बोलते हैं डेटर्स मेथड। डेटर्स मेथड। मेथड 2 जिसे हम बोलेंगे स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। दूसरा मेथड क्या कहलाएगा? स्टॉक एंड डेटर मेथड। मेथड नंबर 3 फाइनल अकाउंट्स मेथड। और मेथड नंबर 4 होलसेल प्राइस मेथड। होलसेल प्राइस मेथड।
तो देखिएगा, जो डिपेंडेंट ब्रांच हैं उनकी अकाउंटिंग हेड ऑफिस करेगा, और हेड ऑफिस ऐसी ब्रांचेस के प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन के लिए इनमें से कोई भी मेथड फॉलो करता है। या तो वो डेटर मेथड फॉलो करेगा टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस, या वो स्टॉक एंड डेटर मेथड फॉलो करेगा, फाइनल अकाउंट्स मेथड फॉलो करेगा, या होलसेल प्राइस मेथड फॉलो करेगा। ये 4 मेथड हैं जिनके द्वारा एक हेड ऑफिस अपनी डिपेंडेंट ब्रांच के क्या कैलकुलेट कर सकता है, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकता है। अब हमें समझना है कि इन मेथड के द्वारा प्रॉफिट और लॉस को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। आइएगा, तो अब अपन सबसे पहली हेडिंग डालेंगे, 5th पॉइंट डाल के, मेथड नंबर 1। मेथड 1, डेटर्स मेथड। आइएगा, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना है। लिखने से पहले केवल सुनना है मेरी बात को, फिर हम लिखेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये मेथड क्यों यूज होता है, और फिर इस मेथड का नाम ये डेटर मेथड रखा गया है। देखो, मान लीजिए मैं एक कंपनी हूं एक्स लिमिटेड, सुनना बहुत ध्यान से, या मान लेते हैं फॉर एग्जांपल एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, जो कि हेड ऑफिस है जयपुर, जयपुर में। ये इसकी एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफिस एट दिल्ली। ठीक है, जो कैटेगराइज्ड एज डिपेंडेंट है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हेड ऑफिस है, इस ब्रांच के सारे ट्रांजैक्शन, इस ब्रांच की अकाउंटिंग अपने पास करेगा। एचओ की बुक्स में इस ब्रांच ऑफिस की अकाउंटिंग की जाएगी। अच्छा जी, चलो भाई, यहां तक तो बात समझ में आ गई कि जो हेड ऑफिस है वो डिपेंडेंट ब्रांच की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेगा। समस्या क्या है वो सुनना। आप मुझे जरा एक बात बताओ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब मेंटेन की जाती हैं तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आप जर्नल एंट्रियां बनाते हो, फिर उससे लेजर अकाउंट बनाते हो, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हो, फिर उसके बाद आप अपने फाइनल अकाउंट्स यानी ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाते हो। यही होता है, जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट। बहुत बड़ा मतलब हो गया, तो समस्या हो गई। ये जो एचओ है इसके सामने एक समस्या आ गई। अरे यार भाई, मैं तो ये चाह रहा था कि ये छोटी ब्रांच है। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांचेस बेसिकली वही होती हैं जो बहुत छोटी हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है। अब अगर छोटी ब्रांचेस हैं, और इन छोटी ब्रांचेस के लिए बहुत ध्यान से सुनना, इन छोटी ब्रांचेस के लिए अगर मैं ये सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाऊंगा तो बहुत भारी काम हो गया। अगर मैंने ऐसी 4-5 ब्रांचें खोल दी तो मेरे लिए तो अकाउंटिंग करना ही बहुत बड़ी समस्या हो गई। डिपेंडेंट ब्रांच क्यों है? छोटी ब्रांच है, मैं यहां पर अकाउंट्स मेंटेन नहीं करवा सकता, क्योंकि यहां पर अकाउंट्स मेंटेन करवाऊंगा तो उसका खर्चा बहुत ज्यादा आएगा। लेकिन यहां एक समस्या आ गई, हेड ऑफिस अगर एक साथ 2-2, 3-3 ब्रांचेस ओपन करके बैठा है तो फिर उन सब की जर्नल एंट्री,
उन सब की लेजर पोस्टिंग, सब्सिडरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट, बहुत समस्या होने वाली है। एचओ फंस गया। एचओ बोल रहा है मैंने तो क्या माना था कि मैं डिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग करूंगा ताकि आसानी से काम हो जाए और मेरा खर्चा बचे, पर समस्या ये आई कि भैया मैं उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाऊं कैसे, क्योंकि अगर उसकी मैं एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरी मेंटेन कर रहा हूं तो मेरे सामने जो समस्या आ रही है वो क्या आ रही है, अकाउंटिंग का खर्चा बढ़ रहा है, इतना टाइम तो मेरे को ब्रांच की अकाउंटिंग में ही लग जाएगा, तो मैं एचओ की अकाउंटिंग कब करूंगा। समझ रहे हो। तो ऐसी समस्या किसके पास आ गई, इस एचओ के पास आ गई। अब ये एचओ चल दिया इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए, ये एचओ चल दिया इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए। और तभी रास्ते में अचानक एचओ को रास्ते में अचानक एक बोर्ड दिखाई दिया एक बिल्डिंग पर, जहां लिखा था चार्टेड अकाउंटेंट, जहां लिखा था चार्टेड अकाउंटेंट, सलाह दी जाती है। आइएगा मेरी बात को समझना। तो ये एचओ जब अपने इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आगे जा रहा था तो इसे एक सीए का ऑफिस दिखाई दिया। इसने कहा अरे वाह, मुझे तो अकाउंट्स के ज्ञानी पंडित मिल गए, मैं जरा इनके पास जाता हूं और पूछता हूं कि मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया, अब इन ब्रांचेस की अकाउंटिंग कैसे करूं। सीए के पास गया, यानी एचओ जो था वो किसके पास पहुंचा, सीए के दफ्तर में पहुंचा। अब सीए ने पूछा उससे, भाई एक बात बता, तू अपने अकाउंट से क्या चाहता है, तू ये अकाउंट्स क्यों मेंटेन कर रहा है। तो एक्स लिमिटेड ने जवाब दिया कि देखो मेरे दो बेसिक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट नंबर 1, मुझे अपनी ब्रांच का प्रॉफिट और लॉस पता लग जाए, और ऑब्जेक्ट नंबर 2, मुझे मेरे ब्रांच की असेट्स और लाइबिलिटीज पता लग जाए। क्या एग्री हो आप मेरी बात से। आप अपने यहां पर ब्रांच की अकाउंटिंग करना चाहते हो तो आपके अल्टीमेटली दो ही बेसिक ऑब्जेक्ट होते हैं, जो ब्रांच आप मेंटेन कर रहे हो उसका प्रॉफिट और लॉस पता लग जाए, और आपको उस ब्रांच की असेट और लाइबिलिटीज पता लग जाए। बोले बिल्कुल चाहता हूं। तो सीए ने पूछा भाई तू क्या चाहता है, ये दो बातें चाहता है। इसने बोला हाँ मैं तो बिल्कुल यही चाहता हूं। सीए ने बोला बोले फिर समस्या क्या है बता। एचओ बोला समस्या ये है, अगर मुझे प्रॉफिट और लॉस जानना है और असेट और लाइबिलिटी के वैल्यूज मुझे जाननी है तो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की भारी मात्रा करनी पड़ेगी। बोले मुझे जर्नल बनानी है, फिर मुझे कैश बुक बनानी है, मुझे सब्सिडरी बुक्स बनानी है, फिर मुझे लेजर अकाउंट बनाने हैं, फिर मुझे ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा, फिर मुझे बोले ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट। अरे मैं तो पागल हो जाऊंगा, मैंने इस वजह से थोड़ी अकाउंटिंग सोची थी। बोले अगर मैं ये सब बनाऊंगा। सीए ने बोला अच्छा बस इतनी सी समस्या है तेरी, तू ये सब नहीं बनाना चाहता लेकिन ये दो चीजें जानना चाहता है। सीए ने एचओ से बोला, बोले तू ये डिटेल्ड फॉर्म नहीं रखना चाहता, डिटेल्ड फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। भाई तू डिटेल्ड फॉर्म ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी ये दो बातें जानना चाहता है, बस यही समस्या है तेरी। नहीं नहीं रुको रुको, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, मेमोरेंडम नहीं बन सकती बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मुझे पी एंड एल जानना है, असेट और लाइबिलिटी जाननी है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही मेंटेन करनी है।
लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं डिटेल्ड फॉर्म ऑफ अकाउंट्स नहीं रखना चाहता, क्योंकि एचओ बोल रहा है कि यार मैं अगर यही सब करना होता तो फिर मैं इंडिपेंडेंट ब्रांच ही नहीं कर लेता। लेकिन चूंकि वो ब्रांच छोटी है, लेकिन फिर भी अगर मुझे इतनी अकाउंटिंग करनी पड़े तो भैया मेरे तो बस की नहीं है। सीए ने कहा कोई बात नहीं, तू मेरे पास आया है, मैं तेरी समस्या का समाधान करूंगा। और मैं तुझे एक रास्ता दूंगा कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ अकाउंट्स का। कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ अकाउंट्स, कंडेंस्ड फॉर्म का मतलब होता है उस अकाउंट्स का छोटा रूप जो आपको ये दोनों बातों को रिफ्लेक्ट करवा दे। तब जाके पहले मेथड का जन्म हुआ, तब जाकर पहले मेथड का जन्म हुआ। और इस सीए ने इसको सजेस्ट किया कि यार तू अपने यहां पर डिटेल्ड फॉर्म ऑफ अकाउंट्स मत बना। तेरी जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सभी ब्रांचेस के इन दोनों बातों को जानने के लिए तू एक कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर, और इस कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ अकाउंट्स में ओनली ब्रांच अकाउंट बना ले, ओनली ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर कर ले। सीए ने एचओ को सजेस्ट किया कि जब तू इस मेथड को फॉलो करना चाहता है तो तू कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ अकाउंट्स रख, डिटेल्ड फॉर्म ऑफ अकाउंट से बाहर आ जा। ये तो तू मेंटेन ही नहीं करना चाहता, फिर भी तू चाहता है कि तुझे तेरे बिजनेस का, तुझे तेरी ब्रांच का प्रॉफिट और लॉस पता लग जाए और असेट और लाइबिलिटी पता लग जाए। तो बोले तू ऐसा कर, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर ले। डिटेल्ड आप सबको पता है, बचपन से आप बनाते आ रहे हैं। कंडेंस्ड होता है एक ऐसी अकाउंटिंग को मेंटेन करना जिससे उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट का प्रॉफिट लॉस पता लग जाए। जैसे आपको याद हो, आप कंसाइनमेंट अकाउंट में एक सिंगल कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं और उससे आप अपने कंसाइनमेंट के बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं। ज्वाइंट वेंचर में आप ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं और उससे उस पर्टिकुलर वेंचर का प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट कर लेते हैं। इन द सेम मैनर इस सीए ने सजेस्ट किया कि तू एक कंडेंस्ड फॉर्म बना और उस कंडेंस्ड फॉर्म में ब्रांच अकाउंट बना। अब ब्रांच अकाउंट में दोनों बातें रिफ्लेक्ट करनी है तुझे, असेट्स और लाइबिलिटीज ऑफ द ब्रांच भी रिफ्लेक्ट करनी है और उन सभी बातों को भी रिफ्लेक्ट करना है जिससे तू प्रॉफिट और लॉस ढूंढ सके। तो तू क्या बना, एक ब्रांच अकाउंट बना। बोले ठीक है सर जी, अब ये भी बता दो ये ब्रांच अकाउंट कैसे बनाऊं मैं। बोले कुछ नहीं करना, समस्या अगर तुझे लग रही है तो सोच कि सर ब्रांच अकाउंट कैसे करूं। तो बोले देख, एक सिंपल सी बात सोच, तू अपने आप को ब्रांच के सामने रख और इस अकाउंट में वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ले जो तेरे और ब्रांच के बीच में हुए हैं, जस्ट लाइक डेटर मेथड। तू ये मान ले कि वो ब्रांच तेरी एक डेटर है, तूने ब्रांच को जो जो दिया उससे उसको डेटर बनाते जा, जो जो उससे तेरे पास आया उसको कैंसिल करते जा। एक सिंगल अकाउंट में सारी इंफॉर्मेशन को तू रख दे। तो बोले सर डेटर अकाउंट, सॉरी, ब्रांच अकाउंट अगर मुझे इस मेथड में बनाना है तो एक ही रूल मुझे फॉलो करना है। और वो रूल क्या है? रूल क्या है भैया? ब्रांच अकाउंट में केवल वो ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व करो, वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो जो ब्रांच और एचओ के बीच में हुए हैं। इसके अलावा अगर कोई भी ट्रांजैक्शन किसी थर्ड पार्टी के साथ हुआ है, उस ट्रांजैक्शन को यहां रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। बोले तू इस अकाउंट में एक ही बात कर, तू इस अकाउंट में एक ही बात कर, तेरे और ब्रांच के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुए उनको लिखता जा, अल्टीमेटली तुझे तेरी सारी इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी। बोले बस इतना सा ही करना है? सीए बोला हाँ, यही कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग है कि तू अपने यहां पर अपनी हर ब्रांच का एक सेपरेट अकाउंट ले ले और उसमें केवल और केवल वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर, केवल और केवल
वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर जो तेरे और ब्रांच के बीच में हुए हैं। बाकी सारे ट्रांजैक्शन को ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखेगा। उनको कहां लिखना है वो मैं समझाऊंगा। पहले तू समझ कि कंडेंस्ड फॉर्म में तुझे क्या करना है। कंडेंस्ड फॉर्म में तुझे केवल ब्रांच अकाउंट बनाना है और इसमें केवल और केवल वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं जो तेरे और ब्रांच को रिफ्लेक्ट करेंगे। बस तुझे और ब्रांच को रिफ्लेक्ट करेंगे वो आएंगे, बाकी कुछ नहीं आएगा। और इसका नेचर जो होगा वो डेटर की रेडिटर की तरह से होगा, इसीलिए इस मेथड को हम नाम देंगे डेटर्स मेथड। ब्रांच मेरी डेटर बन गई। मैंने जैसे ही ब्रांच को माल दे दिया, ब्रांच को ओपन कर दिया, तो इमीडिएटली मेरी बुक्स में ब्रांच मेरी एक डेटर बन गई और मैं जस्ट लाइक उसी बात को सोचते हुए मैं एक अकाउंट प्रिपेयर कर दूंगा। फिर एचओ ने पूछा, बोले इसमें असेट लायबिलिटी आ जाएंगी क्या? बोले हाँ बिल्कुल आएंगी। बोले कैसे आएंगी? बोले एक बात बता, जो भी ब्रांच की असेट हैं, एक तरह से ब्रांच के पास जो कुछ भी है वो तेरा ही तो है। मान लो ब्रांच के पास कोई फिक्स असेट है, तो वो फिक्स असेट किसकी है? तेरी है। मान लो ब्रांच ने कोई उधार माल बेचा और डेटर है, वो डेटर तेरे ही है। अगर ब्रांच के पास कोई फर्नीचर है तो वो फर्नीचर तेरा है, कोई स्टॉक है तो वो स्टॉक तेरा है। तो समझ रहा है मेरी बात को कि बोले तुझे उन सभी के लिए पैसा किससे लेना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताऊं, ब्रांच के पास एक फर्नीचर है। आप जरा सोचो, ब्रांच ने वो जो फर्नीचर खरीदा होगा, वो दो ही तरीके होते हैं, या तो मैंने उसे पैसा भेजा या ब्रांच के पास जो सेल से पैसा आया होगा उसने उससे फर्नीचर खरीदा। तो अल्टीमेटली जो फर्नीचर ब्रांच के पास है, मैं वो पैसा उससे मांगता हूं। भैया सीधी सी बात है, पैसा मेरा लगा हुआ है। जब मैंने तुझे डेटर बना दिया तो हर उस पैसे से तू मेरा डेटर है जो तुझे मुझे देना बनता है, और हर उस पैसे से तू मेरा क्रेडिटर है जो तू मुझसे मांगता है। फॉर एग्जाम्पल, उधार माल खरीदा, क्रेडिटर क्रिएट हुए, तो वो क्रेडिटर मेरे हैं, वो क्रेडिटर तेरे नहीं है, वो क्रेडिटर मेरे हैं। तूने माल खरीद लिया, तुझे क्रेडिटर को पैसा देना है, तो अल्टीमेटली एचओ से ही तो मांगेगा तू पैसा। तो यानी ये जो एक आप ब्रांच अकाउंट बनाओगे अंडर डेटर्स मेथड, सिंपल ब्रांच अकाउंट बनेगा इन कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। तो कुल मिलाकर ये पहले मेथड के आने का उसका जो ओरिजिन था वो इस तरह से हुआ। एचओ ने डिपेंडेंट ब्रांच बनाई, समस्या आ गई अकाउंट्स को मेंटेन करने की। उसे लगा यार मुझे अगर डिटेल्ड फॉर्म मेंटेन करना पड़ गया तो ठीक है, मैं प्रॉफिट लॉस तो निकाल लूंगा, बट बात तो वही हो गई, मुझे तो बहुत सारी अकाउंटिंग करनी पड़ गई। तब जाके एक नए फॉर्म ऑफ अकाउंट्स का जन्म हुआ विच इज कॉल्ड कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। जिस कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ अकाउंट्स में मैं केवल एक अकाउंट मेंटेन करूंगा विच इज कॉल्ड ब्रांच अकाउंट। आओ पहले थोड़ा सा इसके फॉर्मेट पर मैं बात करता हूं। अच्छा फिर मैं लिखवा भी देता हूं पहले, चलो पहले लिख लो, लिखो। अंडर डेटर्स मेथड, अंडर डेटर्स मेथड, वी यानी एचओ मस्ट मेंटेन under debtors method, HO must maintain a separate account.
known as branch account. Under debtors method, HO must maintain a separate account known as branch account for every branch. कितनी भी ब्रांचेस हो अब आपकी, आपको केवल एक सिंगल अकाउंट ओपन करना है जो कि किस नाम से जाना जाएगा, ब्रांच अकाउंट के नाम से जाना जाएगा। अंडर दिस अकाउंट we must record only those transactions which are entered under this account. We must record only those transactions which are entered between head office and branch. ठीक है, इस अकाउंट में हम केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो कि एचओ और ब्रांच के बीच में हुए हैं। थर्ड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन होंगे वो यहां पर रिकॉर्ड नहीं होंगे। ठीक है, केवल वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे जो एचओ और ब्रांच के बीच में। Under this method, a relation of debtor and creditor under this method, a relation of debtor and creditor will be created ये लीजिए, हम सिंपली इस मेथड में क्या करेंगे, डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन क्रिएट कर लेंगे। जब भी हम अपनी अकाउंटिंग करेंगे तो माइंड में एक ही बात समझना, एक ही बात सोचना कि जिस पैसे के लिए वो मेरा डेटर है तो ब्रांच को डेबिट कर दूंगा, और दूसरा उस नाम आ जाएगा जिस रेस्पेक्ट में वो मेरा डेटर है। मेरी लाइन को बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय डेटर क्रेडिटर का रिलेशन ढूंढ रहा हूं तो याद रखो, जिस पैसे के लिए मैं ब्रांच से पैसा मांगता हूं, ब्रांच अकाउंट डेबिट वो डेटर बनेगा, और जिस नाम से पैसा मांग रहा हूं उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं उससे असेट के रेस्पेक्ट में पैसा मांग रहा हूं तो ब्रांच टू असेट, मैंने उसे कुछ खर्चों का पेमेंट किया, उस खर्चों के लिए मैं मांग रहा हूं तो ब्रांच टू बैंक, मैंने उसे गुड्स भेजा उस वजह से मैं उससे पैसा मांग रहा हूं तो ब्रांच टू गुड सेंट। यानी ब्रांच को बार बार डेटर बना दो या ब्रांच को क्रेडिटर बना दो। हर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में बस ये रूल नंबर 2 और 3 याद रख लेना, इस टॉपिक में कहीं गलती नहीं होगी। डेटर मेथड में हर ट्रांजैक्शन जो किया गया है, पहले तो ये देखना
वो ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करना है जो एचओ और ब्रांच के बीच में हुआ है या इनके रिलेशन की वजह से हुआ है। और दूसरा, यहां पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन याद रखना है। ब्रांच या तो आपका डेटर बनता जाएगा या ब्रांच आपका क्रेडिटर बनता जाएगा, और अल्टीमेटली हम क्या कर लेंगे, इस अकाउंट से अपना प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ब्रांच क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। बताइए यहां तक की बात कोई दिक्कत आपको? कि डेटर मेथड में आपको एक सेपरेट अकाउंट बनाना है विच इज नोन एज, इन्वर्टेड कॉमास में कर लो, ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। हर ब्रांच के रेस्पेक्ट में केवल एचओ और ब्रांच के ट्रांजैक्शन होंगे, थर्ड पार्टी का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा, और डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन मेंटेन करते हुए अकाउंटिंग करनी है। बस अगर ये तीन बातें आप याद करोगे तो आप अपना प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ब्रांच थ्रू डेटर अकाउंट कैलकुलेट कर पाओगे। थोड़े बहुत ट्रांजैक्शन में लिखवा देता हूं इस अकाउंट के, चलिएगा। तो अब अपन बनाते हैं ब्रांच अकाउंट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। सबसे पहले ब्रांच के पास जितनी भी असेट्स हैं, सब असेट्स एचओ की हैं। अगर एचओ ने भिजवाई हैं तो भी उस पैसे को एचओ मांगेगा, और ब्रांच ने एचओ के द्वारा भेजे गए पैसों से खरीदी है तो भी होगा। तो लीजिए, सबसे पहले जो भी असेट्स हैं उनके ओपनिंग बैलेंस उतार दूंगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ है उस स्टॉक के पैसे के लिए ब्रांच मेरी डेटर है। ब्रांच के जितने भी डेटर्स हैं, अब समझना एक्चुअली में क्या हुआ होगा वो सोचो। मैंने ब्रांच को गुड्स भेजा, तो मैं तो उस गुड्स का पैसा ब्रांच से मांगता हूं, ब्रांच ने आगे उसे क्रेडिट पर बेच दिया, तो जो ब्रांच के डेटर हैं उन पैसों के लिए अब पैसा मैं ही मांगता हूं, तो वो डेटर्स की ओपनिंग वैल्यू आ गई। अगर कोई पेटी कैश का पैसा पड़ा है, कोई भी फिक्स असेट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिनके भी ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं जो पिछले साल से चले आ रहे हैं, उन सबके ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ असेट को उतार दूंगा। हाँ बिल्कुल, मैं तो एक एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूं, डेटर्स इंक्लूड्स बी आर, यही लिख देता हूं मैं, रिसीवेबल्स में ही आ जाता है वो। और अगर इसी तरह कुछ लाइबिलिटी के बैलेंस चल रहे हैं तो वो मेरा क्रेडिटर बनेगा। बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्रेडिटर्स की वैल्यू, और आउटस्टैंडिंग।
ठीक है, जो भी आपके पास ओपनिंग बैलेंस है असेट्स का वो मैंने लिख दिया, और जितना भी ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटीज है वो भी मैंने यहां पर लिख दिया। अब देखिएगा, सबसे पहले ट्रांजैक्शन स्टार्ट कैसे होता है। हेड ऑफिस ने ब्रांच को माल भेजा, तो बताओ जितने का माल मैंने ब्रांच को भेजा, क्या वो पैसा मैं ब्रांच से मांगता हूं कि नहीं मांगता हूं। तो ब्रांच को डेटर बना दूंगा, और टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। ये लीजिए, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। हेड ऑफिस ने जितना भी माल किसको भेजा, ब्रांच को भेजा, तो ब्रांच उस माल की कीमत के लिए आपकी डेटर बन गई। तो मैंने ब्रांच को डेटर बना दिया और इमीडिएटली एंट्री डाल दी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। मान लो इन केस मैंने जो माल भेजा था उसमें से कुछ माल ब्रांच ने रिटर्न कर दिया। अब अगर रिटर्न कर दिया तो वो मेरा डेटर नहीं है, तो मैं डेटर को कैंसिल कर दूंगा। तो यानी बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, रिटर्न टू एचओ। ये लीजिए, एचओ को रिटर्न कर दिया। भैया सीधी सी बात है, जब एचओ ने माल भेजा था तो मैंने ब्रांच को डेटर बना दिया था। अब अगर मान लो ब्रांच ने एचओ को कोई माल वापस रिटर्न कर दिया, तो भैया उस डेबिट एंट्री को कैंसिल कर दो, उसी नाम से कैंसिल हो जाएगी। बाय गुड सेंट टू ब्रांच, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया रिटर्न टू। बताओ क्लियर यहां तक। फर्स्ट एंट्री बेसिक ली है मैंने कि जब हेड ऑफिस ने ब्रांच को माल भेजा और अगर उसमें से कुछ माल ब्रांच ने वापस से हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिया। चलिए मैं इसको पहले थोड़ा देखिएगा, मैंने आपको जो ट्रांजैक्शन बताया कि अगर मान लीजिए हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो माल भेजा था, तो मैंने ब्रांच को उस माल की वैल्यू से, उस गुड्स की वैल्यू से अपना डेटर बना लिया। अब अगर उसमें से कुछ गुड्स ब्रांच ने वापस एचओ को रिटर्न कर दिया, तो मैंने करस्पॉन्डिंग एंट्री को कैंसिल कर दिया। यहां उसको मैंने इस एंट्री में डेटर बनाया, इमीडिएटली इसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिटर बना दिया। तो यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई है। हाँ बिल्कुल, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से मेरी बात को सुनोगे आप। मैं अगले ट्रांजेक्शन्स आपको समझा रहा हूं, समझने के लिए हम थोड़ा छोटे छोटे कुछ डायग्राम्स पर बात करेंगे। देखो, ये है हेड ऑफिस, ये है ब्रांच। वन, और ब्रांच टू। ध्यान से सुनना, मैं आपको अभी ब्रांच वन के रेस्पेक्ट में अकाउंटिंग बता रहा हूं। आइएगा अब मेरे ट्रांजैक्शंस को ध्यान से सुनोगे आप बिल्कुल।
देखो क्या हुआ था, एचओ ने ब्रांच 1 को कोई माल भेजा था। बताओ, जैसे ही हेड ऑफिस ने ब्रांच 1 को माल भेजा होगा, क्या आपने ब्रांच 1 को इमीडिएटली डेटर बनाया होगा क्या? यस सर, बिल्कुल बनाया होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हेड ऑफिस ने ब्रांच 1 को माल भेजा, आपने इमीडिएटली ब्रांच को डेटर बना दिया, और ब्रांच को डेटर बनाकर एक एंट्री पास कर दी थी कि भैया ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। चलो बिल्कुल ठीक है यहां तक तो। अब क्या हुआ, एचओ ने ब्रांच 1 को मान लो 1 लाख रुपए से डेटर बनाया था, यानी हेड ऑफिस ब्रांच 1 से 1 लाख रुपए मांगता था। अब एचओ ने ब्रांच को एक इंस्ट्रक्शन दिया कि बोले ऐसा कर, तू 20,000 का माल इस ब्रांच को भेज दे, यहां से गुड्स किसको दे दे, तो इस ब्रांच को दे दे। कितने का? 20,000 का। बताइए जरा सोच के बताना मुझे। अब ये 20,000 रुपए क्या अभी भी आप ब्रांच 1 से मांगोगे, या अब ये 20,000 रुपए ब्रांच 2 से मांगोगे आप? जो माल ब्रांच 1 को आपने दिया था, उस माल के लिए आपने ब्रांच 1 को अपना डेटर बना लिया था। यहां तक आपको बात समझ आ गई? आप पैसे मांगते थे ब्रांच 1 से, लेकिन अब हेड ऑफिस ने इंस्ट्रक्शन दिया कि भैया ये 20,000 रुपए हम ब्रांच, सॉरी, ये 20,000 रुपए का माल ब्रांच 2 को भेज दो। तो क्या आपको नहीं लगता कि अब आप ब्रांच ए से 1 लाख रुपए नहीं मांग सकते, जबकि आपने ब्रांच 1 को ऑलरेडी डेटर बनाया हुआ है 1 लाख से? क्या करें? जितना गुड्स आपने एचओ के कहने पर इस ब्रांच को दिया है, उस अमाउंट से आप इस ब्रांच को क्रेडिट कर दो। शुरू में आपने 1 लाख से डेबिट किया था, लेकिन अब आप उससे 80,000 से ज्यादा नहीं ले सकते, तो मैं इमीडिएटली ब्रांच 1 को क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। क्लियर? बिल्कुल। तो लीजिए, मैं इसकी अकाउंटिंग डाल दूंगा क्रेडिट साइड में। मैं इसकी एंट्री लिखूंगा बाय बताओ क्या एंट्री डालूं? बाय गुड्स सेंट टू अदर ब्रांच। ये लीजिए, मैंने इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया। अब जरा इसी ट्रांजैक्शन को दूसरे वे में समझो, सुनना ध्यान से। अब दूसरे वे में मैं इसी ट्रांजैक्शन को समझा रहा हूं। क्या हुआ था, थोड़ा सा टाइम लो, लेकिन अगर एक बार समझ आ गए ना तो क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएंगे। हेड ऑफिस ने इस ब्रांच को कोई माल भेजा था, इसका मतलब हेड ऑफिस ने इसको डेटर बनाया था, लेकिन अब हेड ऑफिस ने इस ब्रांच को इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम इसको कुछ माल दे दो। ये लो, बताइए अब इस 40,000 का पैसा आप किससे मांगोगे? ब्रांच 1 से मांगोगे या ब्रांच 2 से मांगोगे? मेरी बात समझ आ रही है? मैं बोल रहा हूं कि ट्रांजैक्शंस को ध्यान से समझो और डेटर क्रेडिटर का रिलेशन क्रिएट करो बस।
तो हेड ऑफिस अब 40,000 रुपए ब्रांच 2 से नहीं मांगेगा, ब्रांच 1 से मांगेगा। तो ब्रांच 1 में मुझे इसकी अकाउंटिंग डालनी पड़ेगी। मैं ब्रांच 1 को डेटर बनाकर यहां पर एक एंट्री डाल दूंगा, टू गुड्स सेंट बाय अदर ब्रांच। ये लीजिए, ये लीजिए। बताइए, क्या ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल क्लियर है सबको? गुड्स सेंट टू अदर ब्रांच और गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर ब्रांच, हम इस तरह से डेटर और क्रेडिटर बना लेंगे। आइए अगले ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। वापस बताऊं, बिल्कुल सुनो। देखो मैं ये बोल रहा हूं, ये रेड वाला एरो देखना, हेड ऑफिस ने इस ब्रांच को माल भेजा था ओरिजिनली 1,40,000 का। तो एचओ की बुक्स में ब्रांच 2 डेटर थी कि नहीं थी? क्योंकि हेड ऑफिस को इस ब्रांच 2 से पैसे लेने थे। लेकिन अब क्या हुआ, हेड ऑफिस ने इस ब्रांच को एक इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम्हारे पास मैंने जो माल भेजा था उसमें से 40,000 का माल ब्रांच 1 को दे दो। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये 40,000 रुपए एचओ किस ब्रांच से रिकवर करेगा? क्या ये 40,000 रुपए ब्रांच 2 से रिकवर किए जाएंगे या ये 40,000 रुपए ब्रांच 1 से रिकवर किए जाएंगे? बताओ कृष्णा, कहां से रिकवर करोगे? फर्स्ट से, बिल्कुल ठीक है। अगर आप फर्स्ट से रिकवर करोगे तो क्या आपको फर्स्ट को डेटर बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? अगर आप फर्स्ट से रिकवर करोगे तो आपको इस ब्रांच को डेटर बनाना पड़ेगा। तो मैंने वही एंट्री डाली है, देखो मैंने एंट्री डाल दी, ब्रांच 1 अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट बाय अदर ब्रांच। मैंने उसको डेबिट कर दिया, इसका मतलब वो मेरा डेटर बन गया। और इमीडिएटली ब्रांच 2 में कैंसिलेशन एंट्री डाल दूंगा। तो अभी मैं केवल एक सिंगल ब्रांच की बात कर रहा हूं, तो मैंने केवल ब्रांच 1 के हिसाब से अकाउंटिंग कर दी। अगर ब्रांच 1 ने 2 को ट्रांसफर किया तो कैंसिलेशन एंट्री डाल चुका हूं। अब अगर ब्रांच 2 से ब्रांच 1 की तरफ माल आएगा तो मुझे उसको भी तो डेटर बनाना पड़ेगा, वो मैंने बना दिया। आइएगा, अब दो और ट्रांजैक्शन पर पहले मैं बात करता हूं, सुनना। हेड ऑफिस ने ब्रांच के खर्चों का पेमेंट किया, तो क्या ये पैसा हेड ऑफिस ब्रांच से मांगेगा कि नहीं मांगेगा? हेड ऑफिस ने ब्रांच के खर्चों का पेमेंट किया है, हेड ऑफिस ने डायरेक्टली पे कर दिया। जैसे ब्रांच के में जो एम्प्लॉय थे, उन एम्प्लॉय की सैलरी हेड ऑफिस ने डायरेक्टली पे कर दी, तो बिल्कुल मांगेगा। तो ब्रांच को डेटर बनाओ, यहां लिखो टू बैंक। एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ, ये लीजिए। जो खर्चे जो खर्चे ब्रांच के बिहाफ पर एचओ ने किए, तो एचओ उन खर्चों के लिए ब्रांच को डेटर बना देगा। अब खर्चा किया तो ब्रांच ने ही, बट पैसा एचओ ने भेजा। ब्रांच के कुछ रूटीन खर्चे करने के लिए हेड ऑफिस ने पैसा भेजा, तो वो पैसा भी आप उससे मांगोगे। तो लीजिए, एक और बार मेरे पास आ गया टू बैंक। टू बैंक, यहां पर मैं लिखूंगा रेमिटेंस बाय एचओ। बताओ, क्या यहां तक की बात क्लियर है? बिल्कुल। आइएगा, अब मेरे अगले ट्रांजेक्शन को समझना। आ जाओ।
ये है एचओ। ये है ब्रांच। ध्यान से ट्रांजैक्शन को सुनना। हेड ऑफिस ने ब्रांच को माल भेजा था। गुड्स सेंट ₹80,000 का। ब्रांच ने क्या किया, इस कस्टमर को कैश सेल्स की और ब्रांच ने इस कस्टमर को क्रेडिट सेल की। ध्यान से सुनना। हेड ऑफिस ने ब्रांच को 80,000 का माल भेजा था। अब आगे ब्रांच ने क्या किया, भाई एचओ के बिहाफ पर ब्रांच बेच रहा है। अब ब्रांच ने इस कस्टमर को तो कैश सेल कर दी और ब्रांच ने इस कस्टमर को क्रेडिट सेल कर दी। बताओ जरा इस ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग कैसे करोगे। मान लो 20,000 की तो कैश सेल करी और 40,000 की क्रेडिट सेल करी है। देखें कौन बताएगा। बताओ ब्रांच द्वारा जो माल कस्टमर को कैश में बेचा गया या क्रेडिट पर बेचा गया, उसकी एंट्री क्या करोगे। कृष्णा, बहुत बढ़िया आंसर दिया है कृष्णा ने। और कोई बताओ भाई। आर्ची, अमृता। एंट्री समझोगे, अगर लॉजिक समझ आएंगे ना तो कहीं भी कैसी भी अकाउंटिंग का चैप्टर हो आप सारे क्वेश्चन सही करोगे, वरना दिमाग में कंफ्यूजन ही रहता है। अब याद करो आर्ची, अमृता, मैंने कल क्या बताया था। मैंने आपको एक कसम खिलाई थी और वो कसम क्या थी। वो कसम थी, यहां देखो, ये रही। ये कस्में हैं आपकी, 3 कस्में वादे। ये कस्में वादे निभाओगे तो ही जीत पाओगे। Under this account, we must record only those transactions which are entered between HO and branch. अब आप जरा सोच के बताओ, जब आपने एचओ ने ब्रांच को माल भेजा था तो आपने इस पूरे 80,000 से इसे डेटर बना दिया कि नहीं बना दिया। जब एचओ ने ब्रांच को 80,000 का माल बेचा था तो डेटर बन गया। अब अगर ब्रांच इसे किसी भी थर्ड पार्टी को बेचता है तो इससे एचओ को कोई मतलब नहीं है। दिस ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ब्रांच और थर्ड पार्टी के बीच में हुआ है। बात समझ आ रही है। हेड भाई आप समझो, ब्रांच ने ये जो माल बेचा ये इस 80 में से ही तो बेचा ना, तो 80 के लिए तो आप ऑलरेडी डेटर बन चुके हो, दोबारा थोड़ी डेटर बन सकते हो आप। और मैं आपको पहले ही ये बता चुका हूं, अकाउंटिंग करते समय इस मेथड में ये बात ध्यान रख लेना, वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना जो ट्रांजैक्शन ब्रांच और एचओ के बीच के हैं। ब्रांच और थर्ड पार्टी का कोई ट्रांजैक्शन यहां नहीं आएगा। हाँ, अब क्या होगा वो सुनना। जब ये कैश सेल्स हुई तो ये पैसा ब्रांच के पास आया, ये पैसा ब्रांच इसको दे देगा, उसकी एंट्री करूंगा। जब ये क्रेडिट सेल हुई तो इस कस्टमर से कैश कलेक्ट हुआ होगा,
वो कैश ब्रांच एचओ को भेजेगा, उसकी एंट्री भी होगी। यानी कैश सेल्स जब रिकॉर्ड किया जाता है तो वो किस वजह से रिकॉर्ड किया जाता है? ड्यू टू अमाउंट रेमिटेंस बाय द ब्रांच। हमारे माइंड में लॉजिक नहीं चलते। आप जब भी ब्रांच अकाउंट बनाते हो ना, वहां लिख देते हो सीधे कैश सेल्स, वो डायरेक्ट लिख देते हो। क्यों लिखते हो उसका लॉजिक समझो। ये सेल की एंट्री नहीं की मैंने, कि जो कैश सेल की मैंने वो नहीं लिखा। कैश सेल्स करने की वजह से जो कैश आपके पास आया, आपने जब उस कैश को एचओ को रेमिट किया तो ट्रांजैक्शन एचओ और ब्रांच का बना। एचओ को आपसे 80,000 रुपए लेने थे, आपने ये जो 20,000 की सेल्स की, ये 20,000 आपने एचओ को लौटा दिया। लौटा दिया तो एचओ आपको क्रेडिट कर देगा। और ये जो 40 की सेल की, इससे एचओ को कोई लेना देना नहीं है, एचओ आपको डेटर बना चुका है। अब मान लो इस 40 में से आपको 30,000 रिसीव हुए, वो 30 आप क्या करोगे? एचओ को भेजोगे, तो एचओ आपको वापस से क्रेडिट कर देगा। तो मेरी बात समझ आ रही है? कैश सेल और क्रेडिट सेल की एंट्री नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन ब्रांच और थर्ड पार्टी के बीच में है। वो ट्रांजैक्शन एचओ और ब्रांच का नहीं है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? लॉजिक से समझ के चलोगे, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और अगर अकाउंट को रटना सीखोगे, तो अगर कोई भी उल्टे सीधे ट्रांजैक्शंस आ गए तो गलत होंगे 100%। ज्यादातर बच्चे फॉर्मेट रट लेते हैं कि भैया ठीक है चलो, अकाउंट बनाया, अकाउंट में इधर डेबिट में यही आएगा, क्रेडिट में यही आएगा, रट लो। अगर लॉजिक समझोगे तो कोई भी नया ट्रांजैक्शन भी आ गया तो आप कर पाओगे। तो बताओ मैं यहां पर क्या लिखूंगा? अब पहले हेडिंग डालूंगा रेमिटेंस की, बाय रेमिटेंस। या बैंक के नाम से भी लिख सकते हो। अब इस रेमिटेंस में दो बातें आ जाएंगी। एक तो कैश सेल्स का अमाउंट, ये इसलिए डायरेक्टली आता है, सेल करने की वजह से नहीं आता। ये इसलिए आता है क्योंकि कैश सेल का जितना भी पैसा आया, वो पैसा आप डायरेक्टली एचओ को रेमिट कर देते हो। लेकिन क्रेडिट सेल नहीं आती, केवल उसका कलेक्शन आएगा, क्योंकि रेमिटेंस जो होगा वो कलेक्शन का ही होगा। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर। ये लीजिए, तो ये मैंने आपको रेमिटेंस को लिखने का तरीका भी बता दिया। क्रेडिट साइड में जितना पैसा ड्यू था, उसमें से जितना रेमिटेंस हुआ, या तो वो कैश सेल की वजह से या वो कलेक्शन फ्रॉम डेटर की वजह से वो आ गया। बोलो क्लियर बिल्कुल। चलिए और ट्रांजैक्शंस में आपके साथ अब डिस्कस करता हूं। थोड़ा सोचना सीखना अब। ये है हेड ऑफिस, ये है ब्रांच। ब्रांच कस्टमर 1, कस्टमर 2।
ये लीजिए गुड्स सेंट है 80,000 का। इस कस्टमर को 20,000 की क्रेडिट सेल की, इसको 30,000 की क्रेडिट सेल की है। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल दो कस्टमर हैं। तो इनिशियली क्या हुआ होगा, एचओ ने ब्रांच को पूरे 80,000 से डेबिट कर रखा है। व्हाट डज इट मीन कि एचओ ये बोल रहा है कि मुझे ब्रांच से 80,000 रुपए लेने हैं। बोलो यहां तक बात क्लियर है। अब क्या हुआ वो ट्रांजैक्शन ध्यान से सुनना। ब्रांच ने इस कस्टमर 1 को 20,000 का माल बेचा था। इस कस्टमर ने डायरेक्टली रिटर्न टू एचओ कर दिया। समझो ट्रांजैक्शन किस तरह से मूव कर रहे हैं। हेड ऑफिस ने ब्रांच को जब माल भेजा, इस पूरे पैसे से आपने उसको डेटर बना दिया। बहुत बढ़िया कृष्णा, बहुत बढ़िया। देखो कृष्णा बहुत बढ़िया आंसर दे रही है। समझ रहे हो? क्या समझ में आ रहा है? आर्ची और अमृता बताइए मुझे एक बार, ये ट्रांजैक्शन समझ आ रहे हैं जो मैं आपको डायग्राम से समझा रहा हूं? वेरी गुड निखिल। चलिए अब बात को समझो। देखो मैं आपको पूरी थॉट प्रोसेस दे रहा हूं। एचओ ने जब ब्रांच को माल भेजा था, तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को 80,000 से अपना डेटर बना लिया। वेरी गुड, बना लिया, क्योंकि भैया एचओ बोल रहा है मैं तुझसे 80 मांगूंगा। अब क्या हुआ, इस 80 में से ब्रांच ने 20,000 का माल इस कस्टमर को दे दिया, और कस्टमर ने इसमें से 5,000 का गुड्स एचओ को रिटर्न कर दिया। ब्रांच को रिटर्न नहीं किया, एचओ को रिटर्न कर दिया। बताइए अगर माल एचओ को मिल गया तो क्या आपको लगता है कि ये जो 80 का माल गया था, ये इनडायरेक्ट मैनर में उसमें से ही 5 का माल वापस आया है? समझ रहे हो मेरी बात को? 80,000 गया था तो डेटर बनाया, फिर यहां इसकी एंट्री होगी नहीं। अब इसमें से 5,000 का माल आपके पास लौट कर आ गया। इसका मतलब एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब भी क्या आप ब्रांच से 80 मांगते हो क्या? 80 का गुड्स था, वेरी गुड, 80 मांगते थे। 80 में से एक कस्टमर ने 5,000 का माल आपको रिटर्न कर दिया। तो भैया रिटर्न कर दिया तो अब आप ब्रांच से थोड़ी मांग सकते हो वो पैसा। तो आपको इमीडिएटली ब्रांच को इस 5,000 से क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मेरे को इमीडिएटली क्या एंट्री डालनी पड़ेगी बताओ? मैं क्रेडिट साइड में चला जाऊंगा, इसके कैंसिल कर दूंगा 5,000 की को उसको। बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, और ब्रैकेट में लिख दो, क्या लिखोगे? रिटर्न बाय ब्रांच डेटर्स, रिटर्न बाय ब्रांच डेटर्स डायरेक्टली।
क्या एंट्री के लॉजिक समझ आ रहे हैं अब आपको? फॉर्मेट मत रटो, कभी भी कोई ट्रांजैक्शन आ जाए पिक्चर ड्रॉ करोगे तो आपको चीज समझ आएगी। तो लीजिए, जो माल डेटर ने डायरेक्टली एचओ को दे दिया तो मुझे अब ब्रांच को वहां से कैंसिल करना पड़ेगा। वेरी गुड, आ जाओ। इसमें तो बस मुझे समझाना है, क्वेश्चंस तो आप ही कर पाओगे सारे आराम से। आइए अब जरा इस कस्टमर पर आते हैं। देखो इस कस्टमर ने क्या किया, 30,000 की क्रेडिट सेल हुई थी, इसने है ना 30,000 पेड टू एचओ। ये लीजिए, मैंने फिर ट्रांजैक्शन बना दिया एक नया। ये जो ब्रांच का डेटर था ना, डेटर तो ये ब्रांच का था क्योंकि ब्रांच ने इसे माल बेचा था, लेकिन इस कस्टमर ने पैसा डायरेक्टली एचओ को दे दिया। कस्टमर ने ये जो डेटर ब्रांच का था, वो ब्रांच डेटर अगर ब्रांच को देता तो ब्रांच यहां भिजवाता, कस्टमर ने डायरेक्टली एचओ को भेज दिया। बताओ, वो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो एंट्री किस अमाउंट से, आप समझो ना, चाहे कम करो पैसा कैसे भी करो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। मैंने इस तरफ 80 लिखा हुआ है, अगर मान लो इसने 30 की जगह 29 दिया तो इधर 29 से लिखूंगा, तो अल्टीमेटली डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो प्रॉफिट लॉस में एडजस्ट हो जाता है, उसकी एंट्री नहीं कर सकता मैं यहां पर। जो डिस्काउंट अगर मैं कस्टमर को दूंगा, तो मुझे एक बात बताओ, वो ब्रांच और कस्टमर का मामला है या ब्रांच और एचओ का मामला है? एच और ब्रांच के बीच में तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ, वो डिस्काउंट इस कस्टमर का है, मुझे कस्टमर के अकाउंट को यहां रिफ्लेक्ट नहीं करना। यहां तो मैं 29,000 लिख दूंगा बस, मैं सीधी सी एक बात बोलूंगा कि भैया मैंने उसको 29,000 से 30,000 से कैंसिल कर दिया। वो सब कैश रिसीव्ड, क्लोजिंग बैलेंस इनमें एडजस्ट हो जाता है। अभी मैं उस ट्रांजेक्शन पर आऊंगा। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ये कस्टमर 2 ने डायरेक्टली एचओ को पे कर दिया, तो सोच के देखो जरा, जो पैसा ये 80,000 आप ब्रांच से मांगते थे, उसमें से ही तो ये 30 आ गया आपके पास। क्या ब्रांच से अब भी 80 मांगोगे क्या? बिल्कुल। अगेन वी अज्यूम कि ये पैसा ब्रांच की तरफ से ही आया है, तो बाय रेमिटेंस में एक और चीज आ जाएगी। तो बाय बैंक या रेमिटेंस में हम लिख सकते हैं रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच डेटर। देखो कितने आसान टॉपिक होते हैं, अगर एक बार लॉजिक बैठ जाएगा ना तो आप खुद बना पाओगे सारी एंट्रियां। तो यहां लिखोगे बाय रेमिटेंस, यहां पे लिख देता हूं ताकि नरेशन के तौर पर आपको ध्यान रहे। ब्रांच डेटर डायरेक्टली सेंट। ये लीजिए, जो भी अमाउंट ब्रांच डेटर ने डायरेक्टली एचओ को दिया है वो भी हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है, और भी अगर कुछ ट्रांजैक्शन लिखोगे उसके बाद लास्ट में इनके क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे। तो असेट के जो क्लोजिंग बैलेंस हैं,
बाय बैलेंस कैरिड डाउन, स्टॉक का जो बैलेंस बच रहा है ब्रांच के पास, डेटर्स का जो बैलेंस आपके पास बच रहा है, अगर आपके पास कोई फिक्स्ड असेट का बैलेंस बच रहा है, ये लीजिए, अगर पैटी कैश का है, प्रीपेड एक्सपेंसेस का है, तो जितने भी क्लोजिंग बैलेंसेस असेट के हैं उन सबके बैलेंसेस उतार दूंगा और लाइबिलिटी के भी बैलेंसेस निकाल दूंगा। टू बैलेंस कैरिड डाउन, बिल्कुल हो सकता है कैश इन हैंड, मैंने तो एक एग्जांपल लिखे हैं, बैंक बैलेंस भी हो सकता है। वैसे जनरली कैश इन हैंड नहीं छोड़ा जाता है क्योंकि ये डिपेंडेंट ब्रांचेस हैं, तो जितना भी कैश आपके पास आता है वो पेटी कैश ही होता है बस आपके पास, बाकी जितना भी कैश होता है नहीं, जनरली नहीं होता। कि मेरी बात को सुनना, ब्रांच जो डिपेंडेंट ब्रांचेस हैं जब उसकी अकाउंटिंग एचओ कर रही है ना, तो रूल क्या होता है, ब्रांच के पास जो भी कैश आता है वो इमीडिएटली एचओ को रेमिटेंस कर देता है, केवल और केवल अपने पास पेटी कैश के रूप में कुछ पैसा रखता है। हाँ, अगर एचओ अलाउ कर रहा है तो यहां पर कैश इन हैंड भी आ जाएगा, तो मुझे कैश अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है, बिल्कुल। ये डिपेंड करेगा ट्रांजैक्शंस पर। जनरली ब्रांचेस को कैश रखना अलाउ नहीं करता है एचओ, केवल उसके पास वो पेटी कैश छोड़ता है कि भाई आप थोड़े बहुत खर्चा करने के लिए पेटी कैश रखो, बाकी सारा कैश ब्रांच को इमीडिएटली किसको देना पड़ता है, एचओ को भेजना पड़ता है। टू बैलेंस कैरिड डाउन, इसमें आ जाएगा क्रेडिटर का बैलेंस, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये लीजिए, बस अब अल्टीमेटली हमारा ब्रांच अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब ब्रांच में प्रॉफिट और लॉस हमारा निकल जाएगा, तो लीजिए, इधर तो आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट, जो बेसिकली जनरल पीएनएल में चला जाएगा, और लॉस होता है तो यहां आ जाएगा बाय, ये लीजिए। टोटल ये आपका मेथड नंबर 1 में प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने के लिए जो हेड ऑफिस है वो एक अकाउंट बनाता है विच इज कॉल्ड एज ब्रांच अकाउंट। ठीक है, जो मेन आपको रूल याद रखना है वो केवल यही है कि इस अकाउंट में केवल और केवल वो ही ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करोगे जो एचओ और ब्रांच को रिफ्लेक्ट करते हैं। ब्रांच और थर्ड पार्टी का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं और बात करता हूं, देखो आपसे, ध्यान से सुनना, हेड ऑफिस ने ब्रांच को पैसा भेजा था, ये वाला, ये रेमिटेंस वाला पॉइंट है। अब ब्रांच ने क्या किया,
इसमें से कुछ खर्चे कर दिए, सैलरी पे कर दी, रेंट पे कर दिया, तो अब वो क्या रेंट का ट्रांजैक्शन आएगा क्या यहां पर? क्या रेंट पे करना ब्रांच और थर्ड पार्टी का ट्रांजैक्शन है या ब्रांच और एचओ का ट्रांजैक्शन है? समझ रहे हो आप? हर चीज पर लॉजिक से सोचो। मैं क्या बोल रहा हूं, जब बैंक ने, सॉरी सुनना ध्यान से, जब एचओ ने, चलो मैं इसको भी आपको एक बार समझा देता हूं। देखो क्या हुआ था, ये है एचओ। देखो, हेड ऑफिस ने ब्रांच को खर्चों के लिए पैसे भेजे 25,000 रुपए। अगर हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजे तो इमीडिएटली, ध्यान से सुनना मेरी बात को, हेड ऑफिस ने जब ब्रांच को 25,000 भेजे तो इमीडिएटली हेड ऑफिस ने ब्रांच को अपना डेटर बना लिया इस पूरे 25,000 से। अब ब्रांच ने क्या किया, इसमें से मिस्टर पी को रेंट पे किया, रेंट ऑफ बिल्डिंग। हाँ आप समझ रहे हो? अब मुझे इसको रिकॉर्ड नहीं करना, मैंने तो भैया पूरे 25,000 से डेटर बना लिया कि तुम्हें मुझे 25,000 रुपए देने हैं कमा के। अब तुम जब सेल्स होगी तभी दोगे, खर्चे तुम इसमें से कर रहे हो, तो ये ट्रांजैक्शन ब्रांच और थर्ड पार्टी के बीच में है। तो अगर ब्रांच और थर्ड पार्टी के बीच में है तो मैं यहां रिकॉर्ड नहीं करूंगा। हाँ, अगर मैं कैश अकाउंट बनाऊंगा तो कैश अकाउंट में जरूर रिकॉर्ड कर लूंगा कि भैया ब्रांच ये बोल रहा है कि मेरे पास 25 आया था, उसमें से इतना चला गया, इतना मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस बच गया। समझ रहे हो? लेकिन ये जो खर्चा ब्रांच ने किया है बिल्डिंग के रेंट का, इट वॉन्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। हम इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ब्रांच और एचओ का नहीं है, ये ट्रांजैक्शन ब्रांच और मिस्टर पी का है। बोलो, अब मैंने आपको मैक्सिमम ट्रांजैक्शन समझा दिए। अगर कल को कोई नया ट्रांजैक्शन भी आता है तो आप एक डायग्राम बनाओ, आप सोचो क्या वो ट्रांजैक्शन से एच और ब्रांच पर इफेक्ट पड़ा या ब्रांच और थर्ड पार्टी पर इफेक्ट पड़ा। अगर आपका दिमाग कहता है, दिल कहता है कि ब्रांच और एचओ पर इफेक्ट पड़ा, इमीडिएटली रिकॉर्डेड इन द ब्रांच अकाउंट। लेकिन अगर उस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट ब्रांच और थर्ड पार्टी पर पड़ रहा है तो उस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो एक सब पार्ट है, ओरिजिनल ट्रांजैक्शन तो आप पहले ही रिकॉर्ड कर चुके हो। ये लीजिए, ये मैंने आपको पूरा एक अकाउंट बनाना सिखा दिया, ब्रांच अकाउंट। तो अब मेरे हिसाब से आप लोगों के माइंड में भी ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन आपको दिया जाएगा तो आप उस ट्रांजैक्शन को कैसे सोचोगे कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हमें इसमें रिकॉर्ड करना है या ये ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड नहीं करना। बताओ क्या सोच पाओगे अब? चलिए, वेरी गुड।